हेलो, नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, कोल्ड वॉर इरा। क्या पढ़ेंगे? कोल्ड वॉर इरा। इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर क्या होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना, क्या रीजन है इसके पीछे, ये सब कुछ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जब पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो वर्ल्ड में दो आज तक जो मेजर डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर हुई है, दो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, कब हुई, कब खत्म हुई, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1914 में। कब शुरू हुई? 1914 में, और 1918 में खत्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना ही है। इसमें जो मेन पार्टिसिपेंट थे वो कौन कौन से थे? एक साइड था हमारे पास ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और दूसरी तरफ था हमारे पास जर्मनी, इटली, ठीक है। इनके बीच में लड़ाई हो, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कई बार हम बोलते हैं कि यूरोप के, तो यूरोपियन वॉर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट की लिमिट थी इसकी, जब बाहर नहीं जाता था। ठीक है बेटा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई, तो वो हुई 1939 में। कब शुरू हुई? 1939 में, और 1945 में खत्म हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कैसे खत्म हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर? आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे। वो उनके एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट बॉय। ठीक है, फैट मैन, सॉरी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, तो वो 2 बम जैसे ही जापान के ऊपर गिराए और जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान के सरेंडर के साथ ही जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। ये तो सिंपल हो गया। इस वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई, होप स्टार भी खत्म हो गई। इसका कोल्ड वॉर से क्या लेना देना है? सोचने वाली बात है ना। सर आपने तो बोला कि कोल्ड वॉर के लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसे हालात बन गए, ऐसी कंडीशन अराइजेस हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है 2 मेजर ब्लॉक्स में बन गई। ठीक है, 2 मेजर मिलिट्री ब्लॉक्स में बोल सकते हैं, वो बन गई। ठीक है, अब वो जब मेजर ब्लॉक्स में बनी, तो उसके कौन कौन से मेंबर थे मिलिट्री ब्लॉक्स में? उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से मेंबर थे, किस किसने पार्टिसिपेट किया था, और उन मेंबर्स के नाम क्या थे? तो देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 ब्लॉक थे, एक एलाइड पावर्स, दूसरी थी एक्सिस पावर्स। कौन सी? एक तरफ हो गई एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में आए हमारे जो मेन कंट्रीज है एलाइड पावर्स में पार्टिसिपेट करने वाली, वो थी नंबर 1 यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। ओके, कौन कौन से? नंबर 1 आ गई हमारे पास यूएसए, नंबर 2 आ गई यूएसएसआर, नंबर 3 आ गई हमारे पास फ्रांस, नंबर 4 आ गया ब्रिटेन। पर यहाँ पे हम यूएसए और यूएसएसआर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि स्टार्ट जिसने किया था ब्रिटेन और फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। जो ब्रिटेन और फ्रांस ने, जब जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस के ऊपर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो मेन शुरुआत में जो पार्टिसिपेंट थे वो थे हमारे फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है बेटा, फ्रांस और ब्रिटेन थे। पर अब क्वेश्चन आता है कि यूएसए ने कैसे पार्टिसिपेट किया इसमें? यूएसए तो अलग है, यूरोपियन कंट्री से अलग है। यूएसए ने कैसे पार्टिसिपेट किया? तो क्या हुआ कि दूसरी जो पावर थी, जो दूसरे एलाइड पावर थी, एक्सिस पावर, जिसको बोलते हैं खतरनाक गैंग, गुंडा गैंग था। ठीक है, जो तानाजी डिक्टेटर्स का गैंग था। ठीक है, इसमें जर्मनी आ गया, इटली आ गया, जापान आ गया, जर्मनी का हमारा जनरल हिटलर जो था, आपने सुना था, अडोल्फ हिटलर, बड़ा खतरनाक था, मारता था सभी को, अपनी ही आइडियोलॉजी को लेकर चलता था। ठीक है ना। इटली का हमारे पास मुसोलिनी था। ठीक है, ये भी एक डिक्टेटर था। ठीक है, और जापान के जनरल, ये सारे क्या थे? जनरल थे और ये डिक्टेटर थे, इसलिए हम इनको केवल गुंडा गैंग भी बोलते हैं, है ना। तो इस गुंडा गैंग में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो क्या हुआ, जापान ने यूएसए के ऊपर, मतलब यूएसए कुछ लेना देना, यूएसए अपनी जगह पे स्टेबल था, देख रहा था वार को। उसने बोला कि आप लड़ो, मैं इसमें लड़ाई में पढ़ना नहीं जाता, आप लड़ते रहो, मैं अलग देखता हूँ, आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा, बाहर से हेल्प करूंगा, पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ठीक है, पर जैसे ही जापान ने क्या किया, जो गुंडा गैंग तो था, ठीक है, उसको जब पता चला कि जो अमेरिका है, यूएसए है, जो फ्रांस और ब्रिटेन की वहां से हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना, तो चल मैं तेरे पीछे हूँ, है ना, ऐसे अमेरिका ने इनको बोला था ना कि आप लड़ो, हम तेरे पीछे हैं। ठीक है ना, अमेरिका बोलता है परवाह नहीं रखो। ठीक है, उसी तरह जब जापान को इसके बारे में पता चला, जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर यानी कि जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं, ठीक है, वहां पे जापान ने अटैक कर दिया,
और वहां पे बहुत सारे लोग जो अमेरिका सिविलियन मारे गए, अमेरिका के सिविल लोग ही मारे गए, है ना। जब अमेरिका ने देखा कि मैंने तो पार्टिसिपेट किया नहीं, मेरे ऊपर अटैक किया, तो जापान भी, यूएसए ने भी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ एक्सिस पावर के अगेंस्ट पार्टिसिपेट कर लिया वर्ल्ड वॉर में, पार्टिसिपेट बन गया, यूएसए भी बना। अब क्वेश्चन आता है कि यूएसएसआर कैसे बना, ठीक है ना। तो यूएसएसआर जो था वो स्टार्टिंग में एक्सिस पावर के था, एक्सटर्नली जो है इनको सपोर्ट कर रहा था एक्सिस पावर को, पर जो जर्मनी था, क्योंकि गुंडा गैंग था, ये सेल्फिश थे, अपनी बात चलाते थे, ठीक है ना, अपनी मनवाते थे, तो जर्मनी ने गद्दारी कर दी यूएसएसआर का, उसने यूएसएसआर के ऊपर ही अटैक कर दिया। तब यूएसएसआर ने साइड चेंज करके चला गया, वो भी अलाइड पावर्स है। इस तरह से यूएसए और यूएसएसआर की पार्टिसिपेशन हुई, किसके अंदर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है बेटा। ये याद रखना है कि यूएसए और यूएसएसआर तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको मजबूर होकर इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा था, ठीक है बेटा। तो अब हो गए ये पावर्स हो गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म भी हो गया, ठीक है ना। जापान के ऊपर यूएसए ने, जब इटली भी, जर्मनी भी हार गया, इटली भी हार गया, जापान ही अकेला बैठा, वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, हमारे इंडिया तक भी पहुंच गया था। हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है ना, बर्मा बोलते थे पहले उस टाइम, आजकल म्यांमार है प्रेजेंट, है ना। तो बर्मा तक पहुंच गया था, वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। तब जब यूएसए ने जापान के ऊपर 2 बम फेंके थे, 6 अगस्त और 8 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर, और उन बमों का नाम, एटॉमिक बम थे ना, परमाणु बम थे, उन बमों के नाम थे फैटमैन एंड लिटिल बॉय, ठीक है। एक लिटिल बॉय, दूसरा फैटमैन, दोनों उसने जापान के ऊपर डाले, फेंके, और जापान की जो मेजर सिटीज थी इकोनॉमिकली, जो जैसे जापान डिपेंड था, हिरोशिमा और नागासाकी, वो टोटली तबाह हो गए। आज तक भी वहां पे उन 2 बमों का असर है, पर आज भी जो है लूटे लगने लोग पैदा होते हैं, क्यों, क्योंकि वो एटॉमिक, उस परमाणु का आज भी वहां पे एटम का वहां पे असर है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म होगी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड जो था हमारा, क्या, पूरी जो दुनिया थी वो 2 पार्ट में, 2 ब्लॉक में, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ओके। ब्लॉक 1 एक का लीडर बन गया हमारे पास, एक का लीडर क्या बना, एक का लीडर बन गया यूएसए और दूसरे का बन गया यूएसएसआर। अब क्वेश्चन आता है कि ये ले कैसे सुपर पावर कैसे बन गई, यूएसए, यूएसएसआर और यूएसए जो है, यूएसएसआर यूएसए कैसे लीडर बन गए, जबकि पार्टिसिपेंट तो वो भी थे, ब्रिटेन वो भी विक्टोरियस कंट्री थी, ब्रिटेन और फ्रांस विक्टोरियस कंट्री, वो सुपर पावर बन के क्यों नहीं आए। तो आपको बता दें कि एक तो इन दोनों ने लेट इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दूसरा, ये जो फ्रांस और ब्रिटेन थे डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। यूएसए ने ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत सारे इकोनॉमिकली और एम्यूनिशन के रूप में भी हेल्प की, पैसा भी कमाया, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है ना। अब आता था यूएसएसआर कैसे स्ट्रांग हो गया, तो आप यूएसएसआर भी जो था, क्योंकि जब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो यूएसएसआर भी एक 2 ही पावर बची, एक यूएसए बन गई और उसको जो अपोज करने वाला यूएसएसआर बन गया। क्यों यूएसएसआर बन गया, क्योंकि उसने एक आइडियोलॉजी अलग बनाई, उसने आइडियोलॉजी ही अलग ले ली उसने। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की थी कम्युनिज्म, यानी कि, ठीक है बेटा, 2 हो गए, 2 मेजर पावर बन गई, ठीक है। पर आपको पता होगा कि 1945 के बाद बहुत सारे जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ना बहुत सारे देशों के, गरीब देशों के ऊपर अपना कब्जा जमा के रखा था, जैसे हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का था, है ना, श्रीलंका के ऊपर था, है ना, बहुत सारे देशों के ऊपर इन देशों ने, जो चाहे हम एक्सिस पावर को बोले, चाहे अलाइड पावर को बोले, इन्होंने इनके ऊपर कब्जा, इनको कॉलोनी बना के रखा था। पर 1945 के बाद, क्या 1945 के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। जैसे ही आजाद हुए, जैसे हमारे इंडिया 47 में आजाद हुआ, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, ठीक है ना। जैसे ये देश आजाद हुए, तो इनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि क्योंकि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, 2 मेजर गैंग बन गए थे, है ना। गैंग नंबर 1 यूएसए, गैंग नंबर 2 यूएसएसआर, है ना। तो जब एक तीसरा मेरी तरह आ गया, इंडिया बाहर से उठ के, ना, वो ऐसे देखे, मैं किसकी तरफ जाऊं, दोनों तरफ देखने लगा, है ना, प्रॉब्लम बन गई ना। तो इसने बोला, इंडिया ने क्या सोचा कि मैं ना यूएसए को ज्वाइन करूंगा, ना ही मैं यूएसएसआर को ज्वाइन करूंगा। इसने एक तीसरा ग्रुप बना लिया, इंडिया अलग से चला गया, ठीक है ना। इसके साथ और बहुत सारे देश, नए देश हुए थे, घाना जो है, ठीक है, इजिप्ट है, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया। अगर यूगोस्लाविया देख लो तो प्रेजेंट में यूगोस्लाविया नहीं, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो चुका, छोटे-छोटे कंट्री में बन चुका है। आज प्रेजेंट मैप में, वर्ल्ड मैप में यूगोस्लाविया नहीं दिखेगा, पर अगर बुक में देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है।
तो ये जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी, जो इंडिपेंडेंट हो गई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना यूएसए ब्लॉक को ज्वाइन किया, ना ही यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन किया। रीजन क्या था? इन्होंने पांचों दोस्तों ने सोचा कि अगर हम किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं, किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, अभी अंडर डेवलप्ड हैं, हमें डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट के लिए हमें चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, हर तरह की सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट हमें दोनों से लेनी है। अगर वो किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करते, अगर एक ब्लॉक को ज्वाइन करते, तो फिर दूसरे ब्लॉक की सपोर्ट बंद हो जाती है। इसलिए उन्होंने बोला कि हम दोनों को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने रखा क्या, नैम। अब नैम क्या होगा सर? बोले नैम नहीं होता सर, नाम होता है। अरे नैम, नैम का मतलब हो गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि एक नाम दे देना अपने ग्रुप को, ठीक है। ये हमारा कौन सा ब्लॉक आ गया जी? आ गया हमारे पास कैपिटलिस्ट ब्लॉक जी, आ गया हमारे पास कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। इन्होंने अपना ब्लॉक का नाम रख दिया नैम। क्या नाम रखा इन्होंने? नैम, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मतलब हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं करेंगे, ना हम यूएसएस के साथ करेंगे, ना हम कम्युनिज्म के साथ करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको नैम क्या था, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों ये बना, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, कितने इसके स्टार्टिंग फाउंडर मेंबर थे, ये सारा कुछ हम इसके बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल आपको इतना सा याद रखना है कि नया भी ग्रुप बन गया वर्ल्ड में नैम, यानी कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, ठीक है। एक तीसरी भी बढ़ गई, दो दुनिया तो थी, कई बार हम इसको बोलते हैं नैम को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, तीसरी दुनिया के देश भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब जे अब देखो कोल्ड वार, अब हम वापस चले जाते हैं कहां पे? कोल्ड वार के ऊपर। किसके ऊपर? कोल्ड वार के ऊपर। तो कोल्ड वार क्या होती है, इसकी क्या रीजन है, अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोल्ड वार तक पहुंचे कैसे, ठीक है। अब देखो मैंने बताया आपको पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ गई थी, दो गैंग में बढ़ गई। जब तो गैंग बन गए तो लड़ाई होने का तो खतरा होता ही होता है ना, पर लड़ाई होने के पीछे रीजन होता है, कोई कारण होता है, कोई टेंशन वाला माहौल होता है। वो जो बेस बना था, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास क्या वाला, वो आता है हमारे पास क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कौन सा? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, वहां से कोल्ड वार शुरू हुई थी, ठीक है ना। 1945 की जैसे सेकंड वर्ल्ड वार तो कोल्ड वार शुरू हो गई थी, पर जो हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं कि शुरुआत जिस से सॉरी ये बना था, वो हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। क्यूबा एक कंट्री का नाम है, मिसाइल तो पता ही है, मिसाइल से हम बम होते हैं धरती पे फेंकने के लिए, है ना। और क्राइसिस का मतलब संकट। तो क्यूबन मिसाइल संकट क्या था वो आपको थोड़ा सा बताएंगे, और यही तो हमारा बेस जो था कोल्ड वार का। क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, क्या पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, कौन कौन सी? कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। किसमें? कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। यानी यूएसए में क्या था? कैपिटलिज्म था, और यूएसएसआर में कम्युनिज्म था। आइडियोलॉजी थी, क्या थी ये? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। यूएसए की विचारधारा थी, कैपिटलिज्म थी, जो कैपिटलिज्म बताते हैं क्या होता है, और यूएसए की कम्युनिज्म। तो आइडियोलॉजिकली भी ये डिवाइड थे, मिलिट्री लोग से तो डिवाइड थे, आइडियोलॉजिकल भी इनकी विचारधारा भी अलग अलग थी। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि ओपन मार्केट। कैपिटलिज्म में क्या होता है? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरा था लिबरल मार्केट। लिबरल का मतलब होता है लिबरल डेमोक्रेसी बोल सकते हैं हम। वो कैपिटलिज्म में क्या होगा? ओपन मार्केट और लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में लिबरल है, सारे आजाद हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी कोई मना नहीं कर सकता आप ये काम ना करो, है ना। तो अमेरिका में ये थी आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म था, ओपन मार्केट थी, कोई भी प्रॉफिट कमा सकता था। इसमें होता क्या कैपिटलिज्म में? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा है, पैसा पैसे को कमाता है ना। तो कैपिटलिज्म क्या था कि जो अमीर था वो अमीर होता गया, वो पैसा कमाता है, वो नई नई फैक्ट्रियां लगाता गया, ओनरशिप बढ़ती गई, प्राइवेट ओनरशिप को हम ज्यादा इसमें बढ़ावा देते हैं। कम्युनिज्म में क्या होता है? कम्युनिज्म में क्या होता है कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय द पीपल, यानी कि उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो पूरी जनता को होगा, लॉस होगा तो पूरी जनता को होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। तो कम्युनिज्म ये आइडियोलॉजिकल भी दो देश जो दोनों ही गुट जो है, दुनिया जो बढ़ गई थी, यूएसए का अलग ग्रुप बन गया था, यूएसए का अलग हो गया था, ठीक है। यानी कि
यूएस जो कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो एवरेज एवरेज लिविंग कंडीशन होती है लोगों की, वो क्या होती है, सेम सेम ही होती है, कोई अमीर या कोई गरीब के ज्यादा बीच में फर्क नहीं होता। पर कैपिटलिज्म में अमीर अमीर होता जाता है, गरीब चला गरीब होता रहता है, ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि क्यूबा, आपने बोला सर पढ़ा रहे थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आप तो उनकी आइडियोलॉजी बता रहे थे। आइडियोलॉजी समझना बड़ी जरूरी है ना, क्योंकि यहीं से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, यहीं से जो क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ। हुआ क्या कि ये आपके सामने एक मैप आ गया, मैंने दो ड्रा के हैं। ये एक मैप है, यूएस है, और ये बड़ी दूर दुनिया के यूएसए के बिल्कुल बैक साइड जाके है यूएसएसआर, क्या है, यूएसएसआर। और ये क्यूबा क्या है, यहाँ पे क्यूबा है, क्या है, क्यूबा है ठीक अमेरिका के नीचे। अगर वर्ल्ड मैप देखो तो अमेरिका के ठीक नीचे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्यूबा है, छोटा सा एक आइलैंड है क्यूबा, ठीक है। और क्यूबा में क्या था, क्योंकि ये अमेरिका के पास था, अमेरिका में थी हमारे पास कैपिटलिज्म, क्या थी, कैपिटलिज्म। और क्यूबा में जो अपनाई थी, जो उसने अडॉप्ट किया, वो अडॉप्ट किया कम्युनिज्म को। किसको किया, कम्युनिज्म को। इस कौन सी आइडियोलॉजी को, कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया। अब जब यूएसएसआर को डर था, किसको, यूएसएसआर को डर था कि अमेरिका जो क्यूबा के बिल्कुल पास है, और कहीं यूएसए क्यूबा के ऊपर अटैक ना कर दे, उसको डोमिनेट ना कर ले, कि वो वहां पर भी कैपिटलिज्म ना आ जाए आइडियोलॉजी को लेके। तो उसने क्या किया, यूएसएसआर ने अपनी बहुत सारी यहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी, अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, मतलब मिसाइलों के नाम रख दिए है ना, अलग अलग से मिसाइलें। एटॉमिक मिसाइल जहां तैनात कर दी, मेरे को बोला अटैक तो कर, मिसाइलें फेंकूंगा सीधा, वो भी कौन सी, एटॉमिक मिसाइल्स। कौन सी मिसाइल्स बेटा, एटॉमिक मिसाइल्स। और जब वर्ल्ड वार सेकंड में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर लिटिल बॉय और फैट मैन बम फेंके थे, तो उनका ये हालत हो गया था। और ये मिसाइल थे उन बम्बों से कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। तो अमेरिका को ये भी पता था कि अगर रशिया ने ये मिसाइल मेरे पे लॉन्च कर दी तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, है ना। तो उसने क्या किया कि जब रशिया ने जहां पे मिसाइलें तैनात की, तो अमेरिका को पता लगा कितने दिन के बाद, 3 वीक्स के बाद, नियर अबाउट 21 डेज के बाद, कितना, नियर अबाउट 21 डेज के बाद अमेरिका को पता चला कि रशिया ने, तो यूएसएसआर ने, सॉरी यूएसएसआर ने तो क्यूबा में एटॉमिक मिसाइल अपना मिलिट्री बेस बना लिया, एटॉमिक बेस बना डाला। अब वो इसके ऊपर अटैक तो कर नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको पता है एटॉमिक मिसाइल्स है, और मेरे पास भी एटॉमिक मिसाइल्स है। उसने क्या किया, उसके बाद क्या किया कि रशिया ने क्या किया कि मिसाइल जो है जहां पे लॉन्च तैनात करने के बाद, अपने कुछ शिप, क्या, कुछ शिप यहाँ से, और जो वारशिप थे वहां क्यूबा की तरफ आ रहे थे, पर यूएसए ने क्या किया, ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को कि इन शिप को यहीं पे रोक लो, आगे मत आने दो, बीच में ही रोक लो, रास्ते में इंटरसेप्ट कर लो। जो यूएसएसआर के शिप्स जो है क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे, यूएसए की आर्मी ने उनको बीच रास्ते में रोक डाला, इंटरसेप्ट कर देता, रोक डाला, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। यहीं से संकट पैदा हो गया, टेंशन वाला मूल, ऐसा लगने लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगी। यानी कि जिस मिसाइलों की वजह से, इस मिलिट्री बेस की वजह से जो क्यूबा था वो हॉटस्पॉट बन चुका था थर्ड वर्ल्ड वॉर का, क्या, थर्ड वर्ल्ड, तीसरे विश्व युद्ध का हॉटस्पॉट बन चुका था। क्या बन चुका था, हॉटस्पॉट बन चुका था थर्ड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। यानी कि लड़ाई लगने ही वाली थी, ये एक संकट से पैदा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई होने वाली है, टेंशन वाला माहौल हो गया था, ठीक है। पर दोनों ही जो ग्रुप को, यूएसए को भी और यूएसएसआर को भी पता था कि इफ देयर वाज ए थर्ड वर्ल्ड वॉर देन वी टोटली डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, क्या, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होगी होगी, पर उसमें क्या होगा, हम अपने आप को ही तबाह करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के पास अब एटॉमिक वेपन थे, यूएसएसआर के पास भी बहुत सारे एटॉमिक वेपन थे, और यूएसए के पास भी दोनों ही बहुत सारे एटॉमिक वेपन थे। और पता था दोनों को कि सेकंड वर्ल्ड में सिर्फ 2 बम का इस्तेमाल करने से आधे से ज्यादा जीवान जो है, दो शहर जो है बिल्कुल ही टोटली तबाह हो गए थे। तो अगर अब इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, हजारों गुना ताकतवर पावरफुल मिसाइलों को एक दूसरे पर लॉन्च करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। तब इन्होंने सोचा कि नहीं, हम एक दूसरे के बारे में समझाते हैं। यूएसए ने यूएसए को बोला कि आप जहां से अपनी मिसाइलें हटा लो। रशिया ने बोला ठीक है मैं हटा लेता हूं, पर कंडीशन ये है कि तू क्यूबा के ऊपर अटैक नहीं करेगा। मेरे को बोला
होगा ना। नेगोशिएशन कब होता है? जब हम एक दूसरे की शर्तें मान लेते हैं, एक दूसरे का कहना मान लेते हैं। तो यूएसए ने यूएसए की शर्त मान ली, उसने बोला मैं क्यूबा के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, वहां पे कम्युनिज्म ही रहेगा। तब रशिया ने बोला, यूएसए ने बोला ठीक है, मैं जहां से अपनी मिसाइलों को उठा के, ये खतरनाक मिसाइलें उठा के वापस ले जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस था खत्म हो गया। पर ये क्यूबन मिसाइल क्या बन गया? हॉट स्पॉट ऑफ द वार। ठीक है, अब सिर्फ क्यूबा ही नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सारे थे। वो कौन कौन से? कोरियन वार हुई, जो हम पढ़ेंगे बाद में, कोरियन वार, कांगो वार। ठीक है, कांगो, ठीक है, दो कांगो हैं, ये अफ्रीकन कंट्री कांगो, एक रिपब्लिक कांगो है, एक सिंपल कांगो है। तो कांगो वार हुई, अफगानिस्तान वार हुई, वियतनाम वार हुई। कौन सी? वियतनाम वार। ठीक है, तो ये बहुत सारी लड़ाइयां हुई जो और भी हॉटस्पॉट थे थर्ड वर्ल्ड वार के। ठीक है, इसके बारे में हम पूरे लेसन में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या थी क्या था। फिलहाल आपके लिए इतना ही है क्या, कि सेकेंड वर्ल्ड वार की, सॉरी, जो कोल्ड वार की शुरुआत कैसे हुई, क्या था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वार के मीनिंग से पहले पढ़ने का मतलब यह है कि अगर आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पता चल गया कि क्या था, टेंशन क्या थी, तो आपको कोल्ड वार का मतलब समझ लग जाएगा, व्हाट इज कोल्ड वार। तो अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे कोल्ड वार, कोल्ड वार क्या था। ठीक है ना, किसको बोलते हैं कोल्ड वार। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको समझ लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कमेंट जरूर लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।